हमारे प्रभारी महामंत्री सत्येंद्र भारद्वाज जी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री व पूर्व विधायक चौधरी जी, पूर्व सांसद मदीराम जाखड़ साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, दुबे काबरा जी, गोविंद काका जी, गोपाल मेघवाल, ओम जोशी जी, रामेश्वर दादी जी, सुनील प्रधान जी, लंबी लिस्ट है तो मैं वक्त जाया नहीं करूँगा। सम्मानित मेहमान, जो उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज का आपका ये प्रदर्शन या ये मीटिंग एक ऐतिहासिक है। जब पूरे देश में, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ हो, गांव में, कस्बों में, जिलों में, परिवारों के अंदर एक भय का माहौल हो, कल क्या फैसला होगा पता नहीं। उस वक्त में कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी ने जो निर्देश दिए हैं, हमें जनता के बीच जाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि आम जनता की भावनाओं को आप रिप्रेजेंट कर सकें। तो आज आप जो आए हो, गांव से आए हो या शहर से आए हो, वो लाखों लाखों जो लोग हैं वो तो सब आ नहीं सकते। उन सब की भावनाएं जो घर में बैठे हुए आक्रोश भरी है, उनको बताने के लिए आप आए हो। और इसीलिए जो रास्ते भर जो स्वागत सत्कार हुआ, वो इस बात का प्रतीक है कि आम लोगों में, गरीबों में, मजदूरों में, व्यापारी में, उद्योगपति में आज सब जगह चिंता व्याप्त है। 30 दिसंबर के बाद में क्या होगा, ये सोच का विषय हो गया सबके लिए, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे फैसले होते गए हैं। राजस्थान में आपको मालूम है कि भारी बहुमत मिला सरकार को। 3 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोई रही मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और उनकी सरकार, और पता नहीं क्यों, ये भी रहस्य है। मुझे याद है कि आपके आशीर्वाद से जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, 156 सीटें दी थी आपने मुझे, 7 ज़्यादा है इस बार इनके पास में। पर ये समझ के परे कि अगर इतना भारी बहुमत मिले, मुझे मिला तो मैंने रात दिन एक कर दिया। उस जमाने में वित्तीय संकट था राजस्थान के अंदर, नहीं बल्कि देश भर के अंदर। उस वक्त में 4 अकाल लगातार पड़ गए थे। आपको याद है, गाँव वालों को ज़्यादा याद है। पूरे प्रदेश के अंदर हमने घर घर में निजी काम अलाउ कर दिए, गेहूँ घर घर में पहुंचा दिया, बोरे रखने की जगह नहीं रही, ऐसी स्थिति कर दी। उस वक्त ये लोग कहते थे कि लोग भूख से मरेंगे। अरे मैंने कहा आप लोग अपनी जबान को बंद रखो, भूख से मरने की बात छोड़ो। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर। और वो हमने कर दिखाया, वो तो लंबी इतिहास है, रिकॉर्ड में है। पूरा देश जानता है कि वास्तव में राजस्थान में अकेले सूखे को अभी भी याद करते, प्रबंधन को याद करते। कहने का मतलब ये, उस वक्त में हमें भारी बहुमत मिला, मुझे चिंता सता रही थी कि जनता क्या सोचेगी, तब भारी बहुमत दिया अशोक गहलोत को। सोनिया गांधी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और ये कोई काम नहीं हो रहा, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। मैंने रात दिन एक कर दिया। और जब आपने मुझे एमपी बनाया 5 बार, जो मैं पूरे ज़िले में घूमता था गांव गांव में, तो अकाल राहत में क्या तकलीफ होती है मैंने करीब से देखा था। मेरा वो अनुभव काम आया, मेरी कलम चली मुख्यमंत्री के रूप में तब, और भला पूरे प्रदेश का हुआ था। मैं वसुंधरा जी को पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या रहस्य है कि जनता ने अपना काम कर दिया, चाहे मोदी के नाम से किया हो, तब भी आप मुख्यमंत्री बनी। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मुख्यमंत्री बनते ही, मेरे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा, उन बातों को मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपको चाहिए था कि हमारी स्कीमों को और मजबूत कर दिया, लोगों को लाभ मिलता, संख्या बढ़ाती लोगों को बेनिफिशियरी की। और जिस रूप में आपने देखा काम बंद, चाहे रिफाइनरी का हो, चाहे मेट्रो जयपुर का हो, चाहे रेलवे लाइन ब्रॉडगेज का आदिवासी क्षेत्र में हो, चाहे इनके खुद के जिले की योजना मैंने बनाई थी, परवनभद्र योजना सिंचाई की,
कोटा झालावाड़ बारह का, क्योंकि मैंने बनाई थी, राहुल गांधी ने उसका शिलान्यास कर दिया, उसको रोक दिया। भीलवाड़ा में मेमो कोच फैक्ट्री आ रही थी, जब सीपी जोशी रेल मंत्री बने थोड़े दिन के लिए, तब उन्होंने सैंक्शन की थी, उसको रोकवा दिया। ये आप जब नई सड़कें पार करते हो तो राजीव चौक आता है, आप कल्पना करो वहाँ भाई शानदार स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से नगर निगम उसका एजेंसी थी बनाने के लिए, हमने कार पार्किंग रखी अंडरग्राउंड, हजारों कारें यहाँ पर पार्क हो जाए तो भीड़ भाड़ नहीं रहे यहाँ पर नई सड़क पर। वो पत्रे लगे हुए हैं, पत्रे लगे हुए हैं, ये तो एग्जाम्पल है। इस प्रकार पता नहीं क्या लोग बड़ी तारीफ करते थे कि वसुंधरा जी का बहुत अच्छा विजन है, वो विजन को लकवा मार गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया उनको? 3 साल तक कुछ नहीं किया, एक व्यक्ति से मिलना नहीं जयपुर के अंदर भी। 3 साल में 1 बार या 2 बार जन सुनवाई करी उन्होंने, और वही डिवीजन की, जयपुर डिवीजन आओ, फिर कभी और कोई डिवीजन आओ। जोधपुर में पहली बार पता नहीं है 3 महीने के अंदर, 3 साल में 1 बार मैंने सुना है कि 26 जनवरी यहाँ मनाएंगी, उसके पहले 1 बार अपनी जेब बिठाने के लिए आई है, जेब बिठाने के लिए, कि जब वो 26 जनवरी आवे तो लोग आक्रोश में आके सड़कों पे नहीं आ जावे, इसलिए जेब मिटाने के लिए अभी यात्रा करी है। कोई काम नहीं किया, छोटे मोटे जो नगर पार्षद लेवल के जो शिलान्यास थे वो मुख्यमंत्री करके गई यहाँ पर। कोई उनको पूछे भाई मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? जनता के हम लोग ट्रस्टी हैं, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, एक एक नए पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। और यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हुए हो, वो जो डोम लगा हुआ है वहाँ स्टेडियम के अंदर ग्राउंड में, खरीद फर्क इतना ही है कि ये लटक रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर ये 25-50 हज़ार में काम चल गया होगा पूरी रैली का आज। अब आप 5 करोड़ खर्च करके वो डोम में बैठ करके महारानी साहब गई है, वापस भाषण दे करके गई। आप इस सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं तो क्या है? मैंने कहा जयपुर के अंदर इनको कोई अधिकार नहीं 3 साल की उपलब्धियों को सरकारी धन पे सेलिब्रेट करने का। पहले जयपुर में गया पिछली बार, तो अब तो हर डिवीजन हेडक्वार्टर पर इस प्रकार से फिजूल खर्ची हो रही है। कोई पूछे भाई कि आप 3 साल कुछ किया नहीं, अब आप निकल पड़ी हो, जबकि जो तो इस बात की है कि पानी की समस्या है, क्या है, बिजली आपने वादा किया था कि मैं 24 घंटे दूंगी, उसका क्या स्थिति बनी है? 8 घंटे बिजली आपने कहा था किसानों को, मिल रही कि नहीं मिल रही है? स्कूलों की स्थिति, टीचर है कि नहीं है? डॉक्टर गांव में जाते नहीं जाते हैं? 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे हम पीपी मोड पे, उसका क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कोई सोच नहीं सकता। आए दिन डकैतियाँ, चोरियाँ, बलात्कार, 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार, तो पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को इतने केस हो रहे हैं। एक डकैती मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, जयपुर में हुई है। डकैतों ने डकैती भी करी, उस महिला के ससुर को बांध कर पटक दिया पड़ोसी कमरे में, उसके पति के सामने उसको बांध दिया, उसको भी उसके पति के सामने उसकी महिला का रेप किया गया। आप कल्पना करते तो कोई भूल सकता है इस बात को? और जब मैं गया SMS अस्पताल में मिलने के लिए किसी और पेशेंट से, तो मुझे कहा था वो बलात्कार जिनकी पत्नी का हुआ था, उनकी पत्नी यहाँ भर्ती है, उनकी चाकू लगा दिया था उसे रात को। मैं मिलने गया, मैं जानता नहीं था, तो उन्होंने कहा मेरे जाते ही मुझे देखते कि साहब अब हम लोग अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, ये स्थिति बन गई, ये हालात हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कैसी सरकार चल रही है। गृह मंत्री के तो कहने ही क्या है, वो तो रोज पुलिस अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो डकैती हो जाओ, चोरी हो जाओ, बलात्कार हो जाओ। और तो और आनंदपाल की बात की मैंने 14 दिन है, जब मीडिया वालों ने पूछा भाई आनंदपाल का क्या होगा, तो क्या मैं सुनते सुनते मैं खुद ही आनंदपाल बन गया हूँ। अब आप कल्पना कर सकते हो कि गृह मंत्री कैसा है। तो आज जिस प्रकार से ये कुशासन और निकम्मी सरकार आई है, मेरी 45 साल हो गए मेरी राजनीति करते हुए, बचपन से मैं राजनीति में आ गया आपके आशीर्वाद से।
और आपके आशीर्वाद से मैं दिल्ली में भी हो चाहे जयपुर में हो, सब जगह मैंने काम किया। हमें चिंता की मैंने जोधपुर और जोधपुर वासियों की कि पूरे ज़िले ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया था, इंदिरा गांधी तक पहुंचाया था, तो मैं हर वो काम करूं जिससे कि मेरे ज़िले के लोगों का मान सम्मान पूरे देश में बढ़े। ये सोच के मैंने काम किया। कोई गलती ऐसी नहीं हो जाए जिससे कि आम जनता को नीचा देखना पड़े, मेरे क्षेत्र की जनता को। और मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे मोहब्बत मिली, दुआएं मेरे प्रति रही, चाहे वो कोई कौम का हो, कोई जाति का, कोई संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, छत्तीसगढ़ कौम का सभी वर्गों का मुझे आशीर्वाद मिला। आज मैं देखता हूँ क्या हो गया सरकार को, और कोई पूछने वाला नहीं। एक व्यक्ति से आज जोधपुर में आई तो किसी जनता से नहीं मिली, मुख्यमंत्री महोदय। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा इस मंच से, इंदिरा गांधी मिल सकती थी अगर सुबह सुबह, जो प्रधानमंत्री थी देश की। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं मिलता था 2000-4000 लोगों से। आप मेरे कई लोग जयपुर आए होंगे उस जमाने के अंदर। आप मिल क्यों नहीं रही हैं? दौरे में जाती है तो कहीं नहीं मिलती है, दौरे में भी। सर्किट हाउस में तो खैर रुकने की उन्होंने शोभा ले रखी है। कोई उम्मीद पैलेस या कौन है नया पैलेस है, अजीत भवन, अब जो अजीत भवन के बाहर ही लोग गए भी होंगे बेचारे, तो वो मना कर दिया होगा, तो सबको मालूम होगा रुकती है। आज सर्किट और डाक बंगला ऐसे होते हैं मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। आज नहीं, आज़ादी के बाद से और की पहले से ही आम गरीब आदमी भी गांव का जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा बन रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, बिना चिंता के वो अपनी बस में बैठता है, ट्रक में बैठता, जाऊंगा तो मैं सीधा सर्किट हाउस जाऊंगा, वहाँ मंत्री जी मिल जाएंगे। ये जगह है वो सर्किट हाउस। मैं तो 35 साल से वहीं रुकता हूँ, जब से आपने मुझे MP बनाया। तो मेरी समझ के परे है कि वहाँ कोई आदमी आए बेचारा, वो आप मिलो नहीं, वहाँ रहो नहीं, और जनसभा में भी नहीं रखो आप। हालात बड़े गंभीर हैं, मुझे मालूम है। मैं पूरे प्रदेश में जाता रहता हूँ, सब जगह लोगों में भयंकर आक्रोश है, चिंतित है। नरेगा की योजना को तहस नहस कर दिया इन्होंने। 100 दिन की गारंटी थी रोजगार की, और तो और पानी की स्कीमों को धीमा कर दिया। जो मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे बिजली आ नहीं रही है, बिजली के बेचे जा रहे हैं, उनको पूछो आपको क्या हक है बेचने का। सड़कें जो हमने बनाई है वो बरसात में टूट गई, तो रिपेयर करने के लिए इनके पास समय नहीं है। आज खड्डे पड़े हुए, जयपुर से जोधपुर की रोड पे आप नहीं आ सकते, मुझे पाली होके जयपुर जाना पड़ रहा है, नौबत आ गई है। तो आप सोच सकते हो कि आज ऐसा कुशासन, निकम्मा शासन कभी नहीं देखा होगा कि आज बीजेपी वालों को शर्म आती है मोहल्ले में निकलते हुए, नीचे मुंह करके निकलते हैं, मोहल्ले वाले पूछ नहीं रहे हमें काम किया। हालात बहुत गंभीर है। अब मोदी जी की और मुख्यमंत्री जी बनती नहीं बनती वो तो जाने, उनका बीजेपी वाले जाने। तो हमें काम चाहिए, हमें राहत चाहिए। हम चाहते हैं हम सुरक्षित रहें अपने प्रदेश के अंदर, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न नहीं हो गरीबों के साथ में, शेड्यूल कास्ट के साथ में, आम आदमी के साथ में। वो आदमी सुरक्षा चाहता है। ऊपर से हमारा अच्छे दिन की बात करने वाले नोटबंदी लेके आ गए। चलो गरीब आदमी देखा भाई कि ये तो ठीक है, काला धन निकलेगा तो आने वाले वक्त में हमारा भला ही होगा। अभी तक भी कई लोगों को भ्रम है ये। तो भाई हमारे लिए इन्होंने, मोदी जी ने स्कीम बनाई है। काला धन लाना था इनको विदेशों से, जिसके लिए बहुत जोर शोर से बातें की गई थी। काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए मैं सबके खाते में डलवा दूंगा। तो बैंक का मैनेजर कहते हैं साहब सुबह सुबह रोज गरीब आदमी आ जाते थे, साहब मेरे खाते में पैसा आया क्या? तो 1-1.5 घंटा इसी में लगाते हम लोग। तो कहने का मतलब ये कि वो पैसा तो आया नहीं, वो काला धन तो विदेशों में ही है जिसकी चर्चा की गई थी। अब काला धन के नाम से उन्होंने नोटबंदी कर दी। आप मेरे जो कोई व्यापारी खड़े हो या जो लेन देन करते हो उनको मालूम होगा, काला धन अब की चिंता सता रही है प्रधानमंत्री जी को, इनके मंत्रियों को। इनके चेहरे उतरे हुए टीवी पे, आप देख रहे होंगे। मोदी जी वो मोदी नहीं रहे पहले वाले, उनके चेहरा उतरा हुआ है। अब लटके झटके करके वो बात करते हैं। कभी कहते हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा कदम उठा दिया है, अब ये लोग मुझे मार सकते हैं, मुझे जला सकते हैं।
आप कल्पना करो, एक प्रधानमंत्री के मुंह से बातें शोभा देती है। अगर हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो गांव और ढाणी बैठा आदमी क्या सोचेगा कि मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ। जो अच्छा मकान देखो, इनकम टैक्स वालों घर में घुस जाओ, पूछो ये पैसा कहाँ से आया तेरे पास। और इनकम टैक्स के लोगों की पैसे खाने की रेट बढ़ चुकी है। जो पहले 1 लाख में काम करते थे अब 10 लाख मांगते एक फाइल का। ये स्थिति बन गई देश के अंदर। पूछ लीजिए आप जाके, चुपचाप जो इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, ये सुनील पयाग को मालूम होगा, इनके दोस्तों को कैसी स्थिति बन गई। हालात बड़े गंभीर है। रेट बढ़ गई, अब और ये रेट बढ़ जाएगी, अभी बढ़ी हुई है। पहले नमन किया बैंक वालों को मोदी जी ने। मैं नमन करता हूँ बैंक वालों को, उनके सहयोग से मेरी नोटबंदी की स्कीम कामयाब हो रही है। अब उनको कोस रहे हैं बैंक वालों को, तुम सब करोड़पति बन गए हो मेरी गलती से। ये चीज बन गई है। कितनी बातें कहें, 60 बार इन्होंने अपना नियम बदल दिए, 60 बार कि नोटबंदी को ठीक करने के लिए ठीक हो नहीं पा रही। परसों तो मजाक उड़ गई, दुनिया ने मजाक में लिया होगा कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में हम सोचते थे कि बाहर आता है, खुले दिल से बात करता है और 5,000 रुपये तक आप जमा कर, 5,000 से अधिक एक मुश्त जमा कर सकते हो और 2-3-24 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस लेने को देना पड़ा। अरे 125 करोड़ की जनता है, 30 करोड़ की जनता है देश के अंदर। क्या बीती गांव में, ढाणियों के अंदर जहाँ बैंक नहीं है, ATM नहीं है, खुद का पैसा निकाल नहीं सकता कोई व्यापारी हो चाहे कोई आदमी हो। पर हाँ, ड्राइवर को लगा था पहले अच्छा फैसला हुआ है, मेरे मालिक रोज अटेली भर भर के ले जाते थे मेरी गाड़ी में, अब इनका पैसा जब्त हो जाएगा। अरे जब्त नहीं हुआ है, कहीं ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ है। मैंने पूछा था सवाल एक बार मोदी जी से 1 महीना पहले, तो मोदी जी आप बताओ, आपकी जो सरकार बनी है वो काले धन से बनी है या सफेद धन से बनी है? कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कृपा करके मेरी बात सुनो, हम सब चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं, सब राजनीतिक पार्टी चाहती है कि काला धन समाप्त होना चाहिए, करप्शन मिटना चाहिए। अब नीचे से ऊपर तक करप्शन है, बिना पैसे दिए गरीब आदमी कोई काम नहीं करा सकता। मैंने कहा आप सोनिया गांधी ने 5 प्रोग्राम दिए थे, 5 मिनट प्रोग्राम दिए थे, आप उनको स्टडी करवाओ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बुलाओ और कहो इस पर अपन बहस करते हैं आप भर के अंदर, भाई ये रास्ता क्या नहीं कर सकता। मैंने नोटबंदी करी, अच्छे उद्देश्य के लिए करी, पर हो सकता है इसमें कुछ कमी रही होगी, उस पर डिस्कशन करो, बल्कि बजाय कि खाली आप बुरा भला कहो विपक्ष को और सुझाव मांगो उनसे। हो सकता है सुझाव और ऐड हो जाएंगे 5 सूत्र के अंदर। कोई रास्ता सा निकालो जिससे कि हमेशा के लिए अंकुश लग सके ब्लैक मनी पर, देश के अंदर करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लग सके, ये आप कोशिश करो। क्या जवाब देना से क्या था, तो 4 दिन पहले मुझे खुशी हुई जब टीवी पे मेरे जो पॉइंट कर रहे थे उन सब NDTV में बहस होने लगी कि जब तक सिस्टम में जो खराबी है उस पर चोट नहीं करेंगे। जितनी पॉलिटिकली इलेक्शन लड़े जाते हैं, चाहे नगर पार्षद का हो, चाहे MLA का हो, चाहे MP का हो, तमाम राजनीतिक पार्टी चंदा लेती है। वो चंदा कोई चेक से नहीं आता है, वो चंदा ब्लैक है कि वाइट है किसी को पता नहीं होता है। अगर शुरुआती उस पैसे जो होती है देश में, आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे देश से? आप खुद प्रधानमंत्री बने हो, वो ब्लैक मनी से बने हो, तब जाके आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे हो। तो जो हकीकत है उसको कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं है देश के अंदर। जिस रूप में हम चोर कह रहे थे किसी को भी, अलग बात है, हम भी गरीबों के हित में काम करने वाले लोग हैं बचपन से ही, परंतु आज हमें क्या मॉरल अथॉरिटी है, क्या नैतिक अधिकार है क्या नेताओं को, जो 2 नंबर के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिलते हैं, चंदा मिलता है और हम कहते तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम्हारे पास ब्लैक मनी है। वो मोदी जी से उस्ताद निकले सब लोग, जितने ही ब्लैक मनी वाले थे, उन्होंने क्या किया, 1 लाख दिए और 70 लाख लिए, 30 लाख उसके पास है। यही है ना, यही हुआ है, यही हुआ है। तो ब्लैक मनी का जो है पहले 1,000 लोगों के पास थी, अब 1,500 लोगों के पास हो गई है। एक के पास 30% हो गई, बाकी के पास वापस 70% आ गई। मैंने कुछ तो मैंने अभी जयपुर में कहा था मोदी जी का ये
ये नया समाजवाद का मॉडल आ गया है देश के अंदर कि ब्लैक मनी को बांट लो ऑफर के अंदर। सरकार के खजाने में ब्लैक मनी भी जीरो हुई है। 30 जनवरी तक 30 दिसंबर को देखेंगे कि जो पैसा बता रहे थे ये 14 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़, वो तमाम पैसे जमा हो जाएगा। ये इनको चिंता सता रही, जनता को क्या जवाब देंगे। इसलिए कैशलेस ट्रांजेक्शन पर आ गए। और ये कैशलेस ट्रांजेक्शन तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जहाँ इतने बड़े कंट्री है हमसे 50 साल आगे हैं, वहाँ पर कैशलेस पूरा नहीं हुआ है। कहीं 30% है, कहीं 40% है। जिनको करवाना होगा करवा लेगा। पर आप इस प्रकार का टीवी में पेटीएम, पता नहीं पेटीएम क्या बला आ गई है। मैं मुझे खुद को समझना पड़ा तो उस तरह ये पेटीएम क्या बला है। तो बताया मुझे ये करना पड़ता जब जाके पैसा आपका ट्रांसफर होता है। अच्छे से लोग में रुचि नहीं है उसके अंदर, जेब में पैसा निकाला कोई सौदा खरीद लिया रुचि से। तो ये जो हालात देश में बन गए हैं, आज मोदी जी सपना देख रहे थे कि 2019 में तो मेरे लिए पलक पावड़े बिछाएगी जनता देश की। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वसुंधरा जी हो या मोदी जी हो, इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री ने अभी जनमत संग्रह करवाया था लोकल इश्यू को लेकर के, वो हार गया प्रधानमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। आज अगर इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर आप जनमत संग्रह करवा लो, आज तक की परफॉर्मेंस रही है वसुंधरा की 3 साल की, उस पर करवा लीजिए। और मोदी जी करवा ले रहे पूरे देश के अंदर उनके जो 2.5 साल का शासन है उसका जनमत संग्रह करवा लो जनता से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोनों जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। इस हालात में ये प्रदेश चल रहा है, देश चल रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि वास्तव में चिंता का विषय बना हुआ है। आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से शासन किया उन्होंने, ये लोग नेहरू खानदान गाली निकालते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। अरे कांग्रेस मुक्त भारत तो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस की जड़ें घर घर में जमी हुई है। 44 में आ गए दिल्ली के अंदर, 21 में आगे